हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज फिर से हाजिर हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपके रिवीजन ऐसे ही चलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज NIOS कोर्स 503 ब्लॉक नंबर 1। इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। इसके अंदर मैंने 2 यूनिट्स को कवर किया है। प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा सीखना या सिखाना। भाषा की परिकल्पना और महत्व को जानते हैं। चलिए, भाषा को अक्सर 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है। आम लोग भाषा को केवल बातचीत का एक माध्यम भर मानते हैं, लेकिन पहले लोग होते हैं, एक समाज होता है और वे मिलजुल कर अपनी भाषा को बनाते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं हिंदी की ध्वनि संरचना। हर भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है, लेकिन ध्वनि के कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो हर भाषा में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हर भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें 3 से कम स्वर हों। अधिक से अधिक 20 हो सकते हैं। व्यंजनों की बात करें तो 8-10 से लेकर 50-60 तक हो सकते हैं। आम भाषाओं में ध्वनियों की संख्या कुल मिलाकर 40-50 तक होती है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं ध्वनि संरचना को, तो सबसे मेन फैक्ट्स आते हैं ये वाले कि अंग्रेजी के अंदर कितने स्वर हैं, 20 स्वर हैं और 24 व्यंजन हैं, तो कुल मिलाकर हो गए 44। और हिंदी के अंदर कितने स्वर हैं, 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं और 43 ये कुल मिलाकर हैं। ठीक है, इन्हीं पे जो है पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी के अंदर कितने स्वर हैं या कितने व्यंजन हैं, ये कुल मिलाकर कितने हैं, तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। ये वे ध्वनियां नहीं है जो अक्सर वर्णमाला में लिखी जाती हैं। ये अंग्रेजी व हिंदी की सार्थक ध्वनियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियमों की। सबसे पहला नियम है हमारे सामने, यदि शब्द के आरंभ में 2 व्यंजन हो और पहला प हो तो दूसरा केवल य, र, ल, व ही हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। किसी भी शब्द के आरंभ में स्वर ध्वनि आने से पहले 4 या उससे अधिक व्यंजन नहीं हो सकते। ये नियम है, ये आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, हिंदी में हर संख्या के लिए 1 या 2 नहीं अपितु 3 बहुवचन होते हैं और वे सब कुछ नियमों के आधार पर बनते हैं। हिंदी में हर संख्या के 2-3 ही नहीं बल्कि 6 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 6 रूप होते हैं। अब बात करते हैं मानकीकृत भाषा की। मानकीकृत भाषा अक्सर समाज के उस वर्ग की होती है जो सत्ता में होता है। ये भी क्वेश्चन बना था कि मानकीकृत भाषा किसकी होती है, जो सत्ता में होती है। मानकीकरण की प्रक्रिया सामाजिक शोषण की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, किसी भी समाज में प्रचलित अनेक भाषाओं में से किसी भी एक को चुन लिया जाता है और ये चुनाव किस आधार पर किया जाता है कि कौन ताकतवर है, किसके पास पैसा है, किसके पास राजनीतिक शक्ति है। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अंतर अधिकतम किस स्तर पर होता है? वाक्य के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, संवाद के स्तर पर या ध्वनि के स्तर पर? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ध्वनि के स्तर पर। हम बात करते हैं ओनोमेटोपोइया की, यानी कि अनुकरणात्मक शब्द। ऐसे शब्दों को कहते हैं जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों पर आधारित होते हैं। जैसे गटागट, वो तो गटागट दूध पी गया। सरपट, वह तो सरपट भाग गया। इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में होता है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुकरणात्मक शब्द क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपमा की। उपमा से तात्पर्य है 2 भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच समान गुण धर्म के आधार पर समानता दिखाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर स्वर्ग के समान सुंदर है। अब बात करते हैं रूपक की। रूपक में 2 भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच भेद रहित संबंधों को दर्शाया जाता है। जैसे कि कश्मीर क्या है, स्वर्ग है। यहां कश्मीर और स्वर्ग में कोई भेद नहीं दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं भाषा सीखने की 2 मुख्य परिस्थितियां मानी जाती हैं। एक है हमारा स्वाभाविक और एक है हमारा औपचारिक। स्वाभाविक में क्या होता है, बच्चा बिना किसी के सिखाए अपने आप ही आसपास की भाषाएं जो खुद सीख लेता है। औपचारिक में क्या होता है, सिंपल है, बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, वो क्लास में बैठ के अपना सीख लेता है। भाषा में
प्रवीणता का आकलन और मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन 4 कौशलों की समग्रता में होना चाहिए। मतलब ये चारों के चारों कौशल आपको करवाने हैं। यूनिट नंबर 2 पे आता है अब भारतीय भाषाएं। बहुत सारी भाषाएं हैं, अब हमें इनको डिस्कस करना है। भाषाओं के बारे में रोचक तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से करीब 1/3 तो भारत में ही बोली जाती है, यानी करीब 1600 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। बहुभाषिकता एक समग्र लेखा है, हमें 1961 की भाषा की गिनती में भी मिलता है। इस गणना में कुल 1652 मातृभाषाएं गिनी गई थी और इनमें 193 भाषाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये हमारी भारतीय भाषाएं हैं फ्रेंड्स, जो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप रट्टा मार सकते हो, ये आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सभी भाषा को हम डिस्कस करेंगे, कौन सी भाषा कब बनी थी, कब नहीं बनी थी, कौन से सन में बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं बहुभाषिकता की। बहुभाषिकता एक आयाम यह है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं दर्ज हैं। पहले इस सूची में कितनी भाषाएं थी? केवल 14 थी। 14 से 22 होना भी हमारी बहुभाषिकता की एक सशक्त पहचान है। 14 से 22 होना। अब बात करते हैं, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। इस पे भी डीएसएसबी ने क्वेश्चन दिया था कि 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। पहला है आर्य भाषा परिवार यानी कि इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार द्रविडियन, तीसरा है तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार, चौथा है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडा भाषा परिवार। ये चारों परिवारों को अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। पहला आर्य भाषा परिवार, हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी आदि। दूसरी बात करते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुरुख आदि। तिब्बतो बर्मन में कौन कौन सी भाषा आती है फ्रेंड्स? मणिपुरी, अंगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरी, ताक्सा, मीजो आदि। ये सभी भाषाओं को स्क्रीनशॉट लीजिए और 1 मिनट रट्टा मार लीजिए। अब बात करते हैं हम प्रतिध्वनि शब्द की। प्रतिध्वनि शब्द सभी भारतीय भाषाओं में प्रतिध्वनि शब्दों का प्रयोग होता है। प्रतिध्वनि शब्दों में दूसरा शब्द अतिरिक्त के अर्थ में आता है, लेकिन अपने आप में वो निरर्थक होता है। जैसे हिंदी में हम बोलते नहीं है, यार चाय वाय ले आओ, थोड़ी सी नाश्ता वाश्ता करवा लो, खाना वाना खा लो, यार प्यास लगी है पानी वानी ले आओ। इस तरीके से जैसे चाय के साथ जो है वाय लिखा है निरर्थक है, वाना निरर्थक है, वाणी निरर्थक है, राइट। बात करते हैं पुनरुक्त शब्दों की फ्रेंड्स। सभी भारतीय भाषाओं में संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण को पुनरुक्त यानी कि एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति किया जा सकता है। पुनरुक्त शब्द प्रत्येक के अर्थ में आता है, जैसे कि घर घर, घर घर तमाशा होने लग रहा है। घर घर का मतलब यहाँ पर 2 घर नहीं है बल्कि प्रत्येक घर से है। बात करते हैं भाषाओं के बारे में, हमारा संविधान क्या कहता है। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। 1 नंबर तो इसी से मिल गया आपको। कौन से भाग में लिखा हुआ है? भाग नंबर 17 में लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ भारत की राजभाषा बनाया गया है और अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी को यह दर्जा शुरुआत में 15 सालों तक दिया गया था फ्रेंड्स। हालांकि 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सहभाषा का दर्जा दे दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 345 की पृष्ठभूमि में यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राजभाषा हिंदी घोषित की गई है। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में हिंदी और गुजराती भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। हर एक स्टेट की आपको भाषा याद रखनी है, कौन से में कहां पर राजभाषा कौन सी है। सिक्किम में कौन कौन सी फ्रेंड्स? नेपाली, लेपचा, लिंबू और भूटिया को अपनी राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट, नागालैंड ने अंग्रेजी को अपनी राजभाषा बनाया है। इसी तरीके से बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, मेघालय ने किसी भी भाषा को राजभाषा नहीं बनाया है फ्रेंड्स। किसने नहीं बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने, मिजोरम ने और मेघालय ने। लेकिन सरकारी कामकाज भैया अंग्रेजी में चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली पर केंद्रीय राजभाषा नीति ही लागू होती है, लेकिन पौंडीचेरी की राजभाषा
तमिल है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिल्कुल 3 बार वीडियो पे देख लोगे, दिमाग में बिल्कुल रच जाएगी, बस जाएगी बिल्कुल फ्रेंड्स। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 351 की, 351 की। इसके अंदर हिंदी के प्रचार प्रसार व विकास की बातें जरूर की गई हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं क्या कहलाती है फ्रेंड्स? अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। 8वीं अनुसूची में 1950 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? याद कर लो, रट्टा मार लो। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन सभी भाषाओं का रट्टा लगा लीजिए फ्रेंड्स कि कौन सी 14 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। इस सूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्वेश्चन फिर से बन जाएगा, सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसी तरीके से 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया फ्रेंड्स। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषाओं को भी अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, हमें ये सारी की सारी भाषाएं जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद होनी चाहिए कि कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, 71वें में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92 के अंदर बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इस तरह वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाएं अनुसूचित भाषाओं के रूप में सूचित है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स शास्त्रीय भाषा की। वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल को कब मिला था? 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। ये सभी शास्त्रीय भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम विश्व में जो भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं उसमें है अंग्रेज़ी, जापानी, स्पेनिश, हिंदी, बांग्ला, रूसी, पंजाबी, पुर्तगाली, अरबी भाषाएं शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 6900 भाषाएं जो विश्व में बोली जाती हैं, इनमें से 90% भाषाएं तो 1 लाख से भी कम है। भारत की बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। ये आंकड़ा आपको याद रखना है कि 1961 की जनगणना के अनुसार 52 भाषाएं बोली जाती थी। भारत में 19,500 से भी ज़्यादा भाषाएं या बोलियां मातृभाषा के तौर पर बोली जाती हैं। ऐसी 121 भाषाएं हैं जो भारत में 10,000 या उससे अधिक लोग बोलते हैं। घर के अलग अलग सदस्यों की अलग अलग भाषा हो सकती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह की मातृभाषाओं की कुल संख्या 19,569 है। हालांकि देश में 96.71% आबादी की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में मातृभाषा है। हिंदी में भारत में हिंदी भाषा का स्थान क्या है? बात करते हैं आप ठेठ हिंदी की। यह भाषा का वह रूप है जिसमें अन्य मूल्यों का समावेश नहीं होता। संस्कृत और अरबी फारसी की शब्दावली में भी इसे मुक्त रखा जाता है, बिल्कुल ठेठ हिंदी। बात करते हैं आप खड़ी बोली की। बहुत आपने सुना होगा, यह नाम तत्कालीन मानक भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया। खड़ी बोली ब्रज भाषा और रिक्ता दोनों से ही भिन्न एक बोलचाल की भाषा थी। इसको हमने साहित्यिक ग्रंथों की रचना भी इसके अंदर संभव थी। बहुत सारी रचनाएं हुई हैं खड़ी बोली के अंदर भी, राइट। नागरी हिंदी क्या है फ्रेंड्स? साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी भाषा को नागरी हिंदी कहा गया। हिंदुस्तानी सुन के ऐसा लग रहा है हिंदी वाली भाषा, नो, इसमें हिंदी और उर्दू दोनों ही रूप सम्मिलित हो जाते हैं। यह हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं मानक भाषा की। आम जनता की बोलियों से जब कोई बोली शिक्षित लोगों या अन्य श्रेष्ठ सामाजिक वर्ग की भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है तो क्या कही जाती है फ्रेंड्स? मानक भाषा कहलाती है। बात करते हैं साहित्यिक भाषा की। साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी को ब्रज भाषा, मैथिली और अवधी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषाएं हैं।
मध्यकाल में सूरदास, मीराबाई, केशवदास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, सेनापति, भूषण, पद्माकर, रत्नाकर, इन सभी कवियों ने इसको समृद्ध किया है फ्रेंड्स। मैथिली के प्रख्यात कवि कौन है? विद्यापति को भारत के लगभग पूरे पूर्वांचल को एक सूत्र में बांधने का श्रेय, तो क्वेश्चन अगर बन के आ गया कि भारत को लगभग पूरे पूर्वांचल को एक सूत्र में बांधने का श्रेय किसको गया है, तो मैथिली के प्रख्यात कवि किसको गया है? विद्यापति जी को गया है। अवधि के विद्वान कवियों में हैं जायसी और तुलसीदास। जायसी की पद्मावत पिक्चर तो आपने देखी होगी फ्रेंड्स, ठेठ अवधि में लिखी हुई महाकाव्यात्मक रचना है। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की। उन्होंने 12 प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें प्रमुख है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली की भाषा कौन सी है फ्रेंड्स? ब्रज भाषा है। संत साहित्य में हिंदी को संपन्न और समृद्ध करने वाले कवियों में हैं कौन कौन है? कबीर, दादू, रैदास, गुरु नानक आदि हैं। तो इसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया है, जायसी की पद्मावत पढ़ी है, तुलसीदास के बारे में पढ़ा है। अब ट्रिक देख लीजिए फ्रेंड्स, तुलसीदास की रचनाओं को याद करने की। कबीरा 2 गीत है, क से बन गया कवितावली, वी से बन गई विनय पत्रिका, रा से बन गया रामचरितमानस, 2 से दोहावली, गीत से गीतावली, है से हनुमान बाहु। यानी कि तुलसीदास जी की रचनाएं आपकी टिप्स पे हो गई। कबीरा 2 गीत है, क से कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहु। बात करते हैं हम नेक्स्ट। 1826 में कोलकाता में प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड और दूसरा बंगदूत इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी पत्रकारिता के विकास में कोलकाता तथा अहिंदी भाषी बंगालियों का विशेष योगदान रहा है। अब बात करते हैं, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो कब किया था? 14 सितंबर 1949 को। बात करते हैं भारत में भाषा शिक्षा नीति की। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 में स्वीकार किया गया कि भारतीय भाषाओं और साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना शिक्षक और सांस्कृतिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है फ्रेंड्स। इसमें यह भी कहा गया कि माध्यमिक कक्षाओं में राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र लागू करना चाहिए, अर्थात माध्यमिक स्तर पर बच्चे 3 भाषाएं पढ़ेंगे। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भाषाओं के विकास के संबंध में 1968 की नीति को और अधिक तेजी से सार्थकता के साथ कार्यान्वित करने की बात स्वीकार करी गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा राममूर्ति 1990 संस्तुतियों में एक है। ग्रामीण छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते, इसका गंभीर कारण भी है कि आज भी अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व कायम है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वाली वीडियो के अंदर 2 यूनिट्स कवर कर ली हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अब आपको एनआईएस की बुक उठाने की भी जरूरत नहीं है। इसी वीडियो को आप 2-3 बार सुन लेंगे ना, तो आपके दिमाग में वैसी ये चीज़ें छप जाएंगी और अच्छे से रिविजन हो जाएगी। एक भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं छूटा है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी तरीके से अच्छी रिवीजन सीरीज को पाने के लिए थैंक यू सो मच।